गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। ये क्लास पीजीटी एजुकेशन की है, जो कि मैंने लास्ट सिलेबस पे जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनकी क्लासेस ले रखी है। आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक अनुसंधान। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे कि पूरा टॉपिक 2 वीडियो में करीब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शैक्षिक अनुसंधान क्या है। देखिए, भारत में शैक्षिक अनुसंधान जो है शैशवावस्था में है। शैशवावस्था आपने देखा पढ़ा होगा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वृद्ध अवस्था। तो ये जो शिशु की शुरू की जो अवस्था होती है ना, शैशवावस्था, ये उससे संबंधित है। इसका परिणाम क्या होता है, कम है और गुण में बहुत ही ये सीमित है। अधिकांश जो है अनुसंधान प्रशिक्षण महाविद्यालय तक सीमित होते हैं। जितने भी देखिए अनुसंधान वगैरह होते हैं ना, जितने भी खोज वगैरह होती हैं, वह सब महाविद्यालय तक यानी कि यूनिवर्सिटी तक सीमित रहती हैं। अनुसंधान कार्य यदि बहुत मात्रा में किया भी जा रहा है तो आप देख सकते हैं एमएड या फिर पीएचडी के छात्रों द्वारा ही होता है। क्योंकि देखिए, जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं तो वे खोजकर्ता कहलाते हैं ना। किसी भी टॉपिक का एक ऐसा उनको टॉपिक मिलता है जिससे कि वह उसकी खोज करते हैं, उसके बारे में नई नई जानकारियों को एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पर अनुसंधान कार्य जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो वह कौन से छात्र करते हैं, या तो एमएड के या फिर पीएचडी के छात्रों द्वारा किया जाता है। इनमें भी जो है आपके एमएड के शोध निबंधों को अनुसंधान की संज्ञा नहीं दी जाती है। अनुसंधान की जो संख्या है वह आपके पीएचडी जो लोग करते हैं ना, जिनके आगे फिर बाद में लगता है डॉक्टर, आपने देखा होगा ना, उनके नाम के आगे जो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं, उनकी पीएचडी जब कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उन्होंने एक ऐसा किसी चीज़ को सर्च किया होता है, उसके बारे में जाना होता है। तो यहाँ पे पीएचडी का स्तर जो है वह कार्य प्रणाली के संदर्भ में ये कार्यक्रम कमज़ोर है। इसका दोष ये है कि जो छात्र बीएड तथा एमएड कर चुके हैं उन्हें ही पीएचडी के लिए प्रवेश मिल सकता है। शिक्षा में अनुसंधान करने के लिए बहुत ही देखिए, जो छात्र ऐसा नहीं है जो बीएड और एमएड कर चुके हैं उन्हें ही पीएचडी के लिए प्रवेश मिल सकता है। शिक्षा में अनुसंधान के लिए बहुत ही कम छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं। मानसिक परीक्षण आदि कुछ अनुसंधान भी है। अब देखिए, पीएचडी पहले के टाइम पे बहुत टफ हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन कुछ तरीके से इजी है। पहले क्या होता, आपके पास हायर एजुकेशन के बाद में आप पीएचडी का जो है एंट्रेंस दिया करते थे, उसमें आपके पीएचडी में नंबर आता था, तब आप सालों तक पीएचडी किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट पीएचडी का फॉर्म डाल के पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो परंतु उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। ये पहले के टाइम की बात यहाँ पे बताई गई है। साथ ही गणना यानी कि अगर बात करें तो परामर्श तथा रिकॉर्ड निर्माण की सुविधाएं भी प्राप्त नहीं थी। देश में एक भी शोध पत्र ऐसा नहीं है जो शोध प्रकाशन में योग दे सके। साथ ही अनेक कार्यों की पुनरावृत्ति ही हो रही है। कुछ कार्य हो चुके हैं जो अभिलेखारों की शोभा बनाए हुए हैं। प्रशासन ने इनको परिणामों के नीति निर्धारण में इस्तेमाल नहीं किया है। शिक्षा शोध पर जो व्यय होता है, यानी कि जो लोग शिक्षा पे शोध करते हैं उन पे जो खर्चा होता है, तो धनराशि केवल 5 रुपया वार्षिक है। ये अभी की नहीं है, ये बहुत समय पहले की जो है हिस्ट्री में बताया गया है। ठीक है, ये पहले का बताया गया है। आज के टाइम पे तो अच्छी खासी धनराशि जो है, जो भी बच्चे पीएचडी वगैरह करते हैं उनको सरकार की तरफ से मिलती है। तो भारतीय संविधान और शैक्षिक कुछ प्रशासन दे रखे हैं, जो कि शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। अब जो महत्वपूर्ण है, याद करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं वो आपको याद रखनी है। तो उसमें शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अति महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो है 3 सूचियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी सूची दी गई हैं इसको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला है संघीय सूची। संघीय सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है इनको नोट कर लीजिएगा। इसके विषय में 63, 64, 65, 66 जो है शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, सूची, ये जो नंबर दे रखे हैं ये सूची के विषय है। ठीक है, इन विषयों को केंद्र सरकार अपने अधीन रख सकती है। दूसरा, संसदीय कानून के अंतर्गत क्रियान्वयन। तो 63 में आपकी बात करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली भी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित की गई हैं। 64 में आपके
भारत सरकार से पूर्णतः अंशतः वित्त पोषित तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व वाली घोषित संस्थाएं भी जो है, जो कि वैज्ञानिक और शिल्प तथा शिक्षा संबंधित घोषित संस्थाएं की गई हैं। ठीक है, इन नंबरों में यानी कि संस्थाएं बताई गई हैं। 65 में बात करें तो 65 के अंतर्गत ऐसे संघ, अभिकरण और संस्थाएं आती हैं जो वृत्तिक, व्यावसायिक या फिर शिल्पिक प्रशिक्षण के लिए हैं और आपके विशेष अध्ययनों की गवेषणा की उन्नति के लिए है और आपके अपराध के अनुसंधान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पिक सहायता के लिए है। ठीक है, अब राज्य सूची क्या है इसमें, तो राज्य सूची में भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य में ये लागू नहीं है। सूची में 66 विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस सूची के 11वें अंश के अनुसार विश्वविद्यालय की शिक्षा को ही शामिल करके समस्त शिक्षा का विषय जो है संघ सूची में दिया गया है, जिसमें आपके नंबर 63, 64, 65 और 66 के जो विषय दे रखे हैं, जो कि अभी ऊपर मैंने आपको बताए हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। और सूची 3 की 25वीं प्रविष्ट में 25वीं के उपबंध में अधीन हुए शिक्षा के अंतर्गत विश्वविद्यालय भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताती हूँ मैं आपको। फिर समवर्ती सूची क्या है, इस सूची के अंतर्गत जो है 47 विषयों पर कानून बनाने की व्यवस्था की गई थी। इस सूची में शिक्षा से संबंधित 2 प्रविष्टियाँ बताई गई थी, एक आर्थिक और सामाजिक नियोजन और दूसरी आपके श्रम का व्यावसायिक एवं शैल्पिक प्रशिक्षण, विधि चिकित्सा और अन्य व्यावसायिक शिक्षा। ये याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये इसके बारे में बताया गया है। फिर अब बात करें तो शिक्षा का प्रशासन और नियंत्रण, इसमें क्या बताया गया है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र में शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि शिक्षा मंत्रालय का गठन कब किया गया था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किया गया था केंद्र में। वर्ष 1957 में शिक्षा विभाग के अधीन जो हैं 2 अन्य विभाग भी थे। कौन कौन से थे, एक तो था आपका शारीरिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक विभाग और दूसरा था औद्योगिक शिक्षा एवं वैज्ञानिक शोध विभाग। वर्ष 1959 में यानी कि 1959 में इस मंत्रालय को पुनः 2 भागों में पुनः गठित किया गया था, यानी कि पहले एक भाग में था, इसके बाद में 1959 के बाद इसको दोबारा से 2 भागों में पुनः गठित किया गया। कौन कौन से में, एक आपका शिक्षा मंत्रालय और दूसरा आपका वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, जो कि अभी भी है। ठीक है, फिर अब वर्ष 1985 में केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल दिया। ठीक है, क्या रख दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया गया। इम्पोर्टेंट है, इसको नोट रखिएगा। इस मंत्रालय के अधीन अनेक विभाग जो है कार्य किए गए, उनके कार्य क्या क्या बताए गए, उसमें कार्य बताए गए। सबसे पहला प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा का विभाग बनाया गया, माध्यमिक शिक्षा का विभाग बनाया गया, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, तकनीकी औद्योगिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, समाज कल्याण, है ना, भाषा विभाग, संस्कृति विभाग और आपके शोध एवं प्रकाश विभाग, पुस्तक प्रोन्नति विभाग। ठीक है, ये सारे विभाग बनाए गए थे। और यूनेस्को विभाग, आपके विदेशी छात्रवृत्तियाँ विभाग, केंद्र शासित क्षेत्र राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ विभाग, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन और आपके नियोजन एवं आंतरिक वित्त विभाग, सांख्यिकी एवं सूचना विभाग, ये अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिए गए थे और इनको इन्हीं के हिसाब से जो है कार्य को दे दिया गया था। विदेशी शैक्षिक संबंध विभाग, प्रशासन विभाग और युवा सेवाएं विभाग। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई थी। इसके बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित कुछ कार्यालय भी थे। कौन कौन से, एक तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा प्रसार निदेशालय और समाज कल्याण तथा पुनर्वास मंत्रालय। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको नोट रख लीजिएगा। अब यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित कुछ संस्थाएं बताई गई, जिनके राष्ट्रीय महत्व की संबंध संस्थाएं बताई गई। कौन कौन सी हैं, ये है आपकी, एक तो राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ज़्यादातर ये पूछ लेते हैं, राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, आगरा में है, और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है, आपके मैसूर में है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, लक्ष्मी राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में है, नेताजी सुभाष चंद्र खेल संस्थान कहाँ पर है, आपके पटियाला में है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से
मंत्रालय में से जो राष्ट्रीय महत्व की निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय महत्व की समझ संस्थाएं हैं। ठीक है, तो इन संस्थाओं में से कोई भी एक संस्था, 2 संस्था आपको ऑप्शन में मिल सकती है। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं करा है चैनल को, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।